हेलो दोस्तों, आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तक आप लोगों की अगर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो मैं आपके लिए लाया हूँ यह वीडियो, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट की है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जीवन परिचय की। गद्य में जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं जिनके जीवन परिचय सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हैं वासुदेव सरंगवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पद्य में है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्रे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट पत्र की। जो जो पत्र बार बार पूछे जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र, लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। एक एक करके हम सारे देखेंगे। इसमें पहला है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में, उसके कॉमा के नीचे से स्टार्ट होगा अगला लाइन, शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम डाल देंगे जिस बैंक में हम लोगों को ऋण लेना है, शाखा का पता डाल देंगे, विषय डालेंगे, विषय हमारा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है, उसके नीचे होगा महोदय। महोदय के बाद जब कॉमा लगा है, कॉमा के ठीक नीचे से स्टार्ट होगा निवेदन है कि मुझे व्यवसाय, शिक्षा, घर निर्माण, जिस भी कारण से हमें ऋण चाहिए वो कारण लिख देंगे। के लिए ऋण की आवश्यकता है, मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ और मेरा खाता संख्या ये है। मुझे अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता चाहिए, मेरी मासिक आय ये है और मैं ऋण की किस्त समय पर चुकाने में सक्षम हूँ। आवश्यक सभी दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ऋण स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद। इसके बाद दिनांक और फिर भवदी यानी अपने बारे में लिख देंगे, नाम, पता और मोबाइल नंबर। इसके बाद है बैंक में खाता खोलने हेतु प्रार्थना पत्र। ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम ऋण प्राप्ति के लिए। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद अगला आता है विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवेदन। देखिए यहाँ आवेदन नहीं होगा, आवेदन कट हो जाएगा अभी। विद्यालय में खेल सामग्री हेतु उपलब्ध विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र। इसमें सेवा में कॉमा के नीचे प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम डाल देंगे, विषय विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर है महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे इस विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, छात्रों को अभ्यास करने में कठिनाई होती है, खेल की सामग्री की कमी के कारण कई विद्यार्थी खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, यदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए तो छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विद्यालय के लिए आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक और आपका आगे का शिष्य, कक्षा, रोल नंबर और अनुक्रमांक। इसके बाद है मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। ये नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखा जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। लिपिक मतलब प्रोफेसर के लिए, कॉलेज में टीचर के लिए होता है, ठीक है। इस सेवा में प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस सेंटर, यहाँ अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो, किसी दूसरे कॉलेज का भी नाम लिख सकते हो। विषय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र महोदय। इसके बाद जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में आता है तो ऐसा ही लिखना है। और एक चीज़, एग्ज़ाम में मिलता जुलता भी पूछ सकता है, सेम नहीं कि यही आ जाए। याद रखिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर तो लगभग सेम ही है सबका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे निबंध पे। इम्पोर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं, ठीक। देखिए जो हमारे इम्पोर्टेंट निबंध है उसमें सबसे पहले आता है बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी के कई तरह से पूछ सकता है, बेरोजगारी, शाप, अभिशाप। तो कई तरह से हमारे जो निबंध पूछे जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आ जाए। तो पहला है बेरोजगारी, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा आतंकवाद की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखे हैं, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं और यही एग्जाम में भी लिख सकते हैं। पहले बेरोजगारी हेडिंग डालनी होगी आपको, उसके बाद एक और सब हेडिंग डालनी होती है प्रस्तावना की, क्योंकि हम लोगों को निबंध हेडिंग डाल डाल कर लिखना होता है। प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण,
बेरोजगारी के दुष्परिणाम, समाधान के उपाय और उपसंहार। देखिए, उपसंहार लास्ट हेडिंग होती है और प्रस्तावना फर्स्ट हेडिंग होती है। उसके बीच की जो हेडिंग होती है वो मिलती जुलती होती है हमारे टॉपिक से। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखी वही आप लिखें, या एग्ज़ाम में अगर दी हुई है तो एग्ज़ाम से भी उससे भी लिखेंगे। इसके बाद आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रस्तावना, कारण, दुष्परिणाम, समाधान के उपाय, समाज की भूमिका और उपसंहार। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। इसमें पहले प्रस्तावना, फिर प्रदूषण के प्रकार, दुष्प्रभाव, समाधान के उपाय, जनभागीदारी, उपसंहार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें पहले प्रस्तावना, फिर समस्या की पृष्ठभूमि, शिक्षा का महत्व, अभियान के प्रयास, समाज की भूमिका, उपसंहार। इसके बाद आता है वृक्षारोपण का महत्व, जिसमें पहली हेडिंग प्रस्तावना, वृक्षों के प्रमुख लाभ, पर्यावरण संरक्षण में भूमिका, सामाजिक और आर्थिक लाभ, हमारी जिम्मेदारी, उपसंहार। देखिए, निबंध हमारे इतने ही थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्याकरण में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये व्याकरण में हम लोग पहले बात कर लेते हैं चौपाई की। चौपाई, इसमें 4 चरण होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। प्रधान और द्वितीय चरण में तुक समान होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप हनुमान चालीसा से ले सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, या आपको कोई और एग्जाम्पल पता है तो उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोहा की। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हम लोग अलंकार देख लेते हैं। पहला उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उपमान को हीन बताया जाता है और उपमेय को ज़्यादा अच्छा बताया जाता है। उदाहरण के लिए, मुख मनु लसय मयंक। देखिए, मनु आया है, मनु से ही अर्थ निकलता है मानो, यानी तुलना की जा रही है। इसके बाद है यमक अलंकार। काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ऊधो जोग जोग हम नाही। अगला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रस। रस में पहले हास्य रस है। हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस को रूप ग्रहण करता है। स्थायी भाव होता है हास। उदाहरण में, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी परसें पद मंजुल कुंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। इसके बाद करुण रस है। करुण रस में शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव, देखिए यहाँ भी अनुभव लिखा है, अनुभाव होना चाहिए, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को करुण रस कहते हैं। उदाहरण में, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो ना कहीं। इसके बाद वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त करता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। अगले जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी भी वीडियो हमारे चैनल पे आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।